फिल्म की शुरुआत में नासा का स्पेस स्टेशन 1979 में ऑर्बिट से पृथ्वी पर गिरता है और जैसा कि होता है पृथ्वी में घुसते ही वो जलने लगता है और हवाएं भस्म हो जाता है। खास बात यह है कि अपने जीवन काल में इस स्पेस स्टेशन में बहुत सारे खुफिया एक्सपेरिमेंट भी हुए थे। खैर अपनी नासा को लगा कि उन्होंने पृथ्वी पर गिरे लैब के सभी टुकड़े रिकवर कर लिए हैं, पर जैसा कि आमतौर पर हॉलीवुड की फिल्मों में होता है वो लोग गलत थे। तो अब हम लोग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 18 साल पहले पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी जो फोन बूथ पे खड़ा है और हड़बड़ाहट में है, मानो से सुसु लगी हो, पर फोन करना भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एक मस्त जगह पर सुंदर सी गोरी मैम का फोन बजता है। गोरी मैम का नाम डॉक्टर मार्टिन है, जो अपनी नासा के लिए ही काम करती है। हम देखते हैं कि गोरी मैम को अपने ही सुसु वाले आदमी का फोन आया है। वो आदमी बोलता है कि आपके नासा का जो स्पेस स्टेशन फटा था उसका एक टैंक मेरे गांव पे आकर गिर गया है। मैं 6 बार कॉल कर चुका हूँ कि टैंक में पानी नहीं पनौती है, पर कोई चूतिया सुनता ही नहीं। तो गोरी मैम बोलती है कि रोना बंद कर, परेशानी बता, तेरे को क्या गम है वो जता। सुसु वाला आदमी बोलता है कि देख बहन, तुम्हारा रॉकेट फटा, एक टैंक मेरे गांव पे आके गिरा और अब हमारी फटी पड़ी है। अजीब सी बीमारी फैल गई उस टैंक से, मेरे गांव के लोग मर रहे हैं। और इतना कहते ही फोन कॉल कट हो जाता है। 27 घंटों के बाद गोरी मैम अंपायरों की टोपी लगाकर उसी बूथ पे खड़ी है जहाँ से सुसु वाले का फोन आया था। तभी कार से निकलते अपने चाचा रॉबर्ट, जो किसी DTRA कंपनी के लिए काम करते हैं। चाचा के साथ एक बुआ भी है। अब ये बुआ है या चाची मैं कह नहीं सकता, इन गोरों का वैसे भी भरोसा तो है नहीं। खैर बुआ का नाम ट्रिवनी है। गोरी मैम पूछते कि बाकी टीम कहाँ है, तो इस पर बुआ बोलती कि जो है हम ही हैं। फिल्म के बजट में हम ही 2 हो पाए। तब तीनों वायरस प्रतिरोधी सूट पहनने लगते हैं। बुआ बोलती कि मुझे लगा था कि स्पेस स्टेशन तो जलकर भस्म हो गया था और जो बचा वो इंडियन ओशन में गिर गया था, यही हुआ था ना। गोरी मैम बोलती है हुआ तो ऐसा ही था, पर ऑक्सीजन का टैंक भटक गया और इस गाँव पर आके पटक गया। इस गाँव के एक आदमी टैंक को ढूंढ लिया और घर के सामने सजा दिया। उसे लगा कि नासा वाले आएंगे और इस टैंक के बदले बहुत सा पैसा दे के जाएंगे, पर उसकी बुरी किस्मत, ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन तो नहीं थी, पर एक माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म था। सस्ते शब्दों में एक वायरस था। ये वाला वायरस भी हरामी टाइप है, दूसरों की जिंदगी चुरा कर खुद जिंदा रहता है, उनके दिमाग पे कब्जा कर लेता है। और अब इस गांव में सब मर रहे हैं। देख लिया लालच का नतीजा, मरा चाचा और भतीजा। इसके बाद तीनों वायरस वाला सूट डाल के गांव में घूमने निकल जाते हैं, शायद उन्हें भी वो टैंक मिल जाए। चाचा रॉबर्ट बताते कि जिस संस्था के लिए काम करते हैं उसका न्यूक्लियर और बायो वेपन का ही धंधा है। यानी रोज की सी ही बात है, नो बिग डील। तीनों अब गांव में घूम रहे हैं, पर गांव तो पूरा खाली पड़ा है। ना बंदी है, ना बंदा, ना ही खुली है दुकान, ना कोई धंधा। तभी गोरी मैम को टैंक मिल जाता है। मैडम अपनी एक किट खोलती है और एक 25 वाला लेंस निकाल कर टैंक को निहाने लगती है। तभी गोरी मैम को टैंक पे कुछ दिखता है। जूम करने पर वो एक हरे रंग की काई है। गोरी मैम और पास से देखती है तो पाती काई तो हिल रही है। तभी वो काई गोरी मैम पे उछलती है, जिससे गोरी मैम डर जाती है और पीछे को उछलती है। इसी दौरान वो काई या वो वायरस गोरी मैम के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी बुआ ऊपर खड़ी होकर आवाज लगाती है, सभी लोग ऊपर आ जाओ, यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। गोरी मैम ऊपर छत पर चढ़ती है और हम देखते हैं कि वो वायरस अब मैडम के जूते पर चिपका है और जूते के सोल के छेद से होते हुए सूट में घुस गया है। अब तीनों छत पर हैं। वहाँ एक बॉडी पड़ी है जो फटी पड़ी है, लिटरली फटी पड़ी है। चाचा बोलते कि देखो सभी छतों पर सब जगह डेड बॉडी है। बुआ पूछते कि इन सभी को ऊपर चढ़ने की क्या चुल हुई होगी। गोरी मैम बताती कि फंगस ने इनका दिमाग कंट्रोल किया होगा, इन्हें ऊपर छत पे लाया होगा ताकि इन्हें खुली धूप और हवा मिल सके और ये वायरस हवा के साथ दूर दूर तक फैल सके। अब सब नीचे उतरते हैं। गोरी मैम वायरस का सैंपल लेने की तैयारी कर रही होती है और अपना भाई वायरस वो तो मैडम जी के सूट में घुसकर उनकी चमड़ी को चीरकर खून में मिल जाता है। मैडम जी काई का सैंपल नाइट्रोजन के डिब्बे में रख लेती है और चल देती है, पर कुछ दूर चलते ही मैडम जी को बेचैनी होने लगती है। फिर कुछ और दूर चलने पर मैडम जी के मुंह से वायरस फूट पड़ता है, जैसे कि रात का खाना जो पचाना हो। हम देखते कि वायरस मैडम जी के दिमाग पर अटैक कर देता है। मैडम जी कार लेकर भागती है और रॉबर्ट चाचा को टक्कर मार देती है। चाचा दूर जाके गिरते हैं और उनकी कमर खिसक जाती है, जिससे अब चाचा भी नहीं खिसक पा रहे। वहीं अब बुआ और गोरी मैम में हाथापाई होती है, तो इन्फेक्टेड गोरी मैम बुआ जी से बंदूक छीन लेती है और बुआ जी पे ही तान देती है, क्या पुलिस वाली बने रहेगी तू। पर अपनी गोरी मैम जिनको अभी थोड़ा सा भी होश है, वो बुआ को छोड़कर खुद को गोली टिका देती है और वहीं धराशायी हो जाती है। इस हादसे के बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री उस वायरस सैंपल को अपने कब्जे में ले लेती है और पूरे गाँव को मिसाइल मारकर उड़ा देती है और उस सैंपल को प्लेन में उठाकर अमेरिका में मिलिट्री की एक खुफिया जगह पे ले जाती है। फिर उस सैंपल को उस खुफिया फैसिलिटी में एक मोटे से लोहे के गेट के पीछे एक कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और गेट बंद कर देते हैं।
अब कई सालों के दौरान ये मिलिट्री फैसिलिटी बिक जाती है और इसे एक स्टोरेज फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब पूछोगे कि स्टोरेज फैसिलिटी क्या होती है? खैर मैं बता देता हूँ, इसी काम के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो, जैसा हम लोग अपना बचा कुछ सामान छत पर रख देते हैं, बस गोरे लोग उस सामान को घर में नहीं रखते, उसे एक किराए की जगह पे रखते हैं और हर महीने उस जगह का किराया देते रहते हैं। बस वही है स्टोरेज फैसिलिटी। अब हम एक बंदे को देखते हैं जो इसी फैसिलिटी में काम करता है और थोड़ा बड़बोला भी है और साथ ही सेल्फ डाउट की समस्या से भी जूझ रहा है। इसका नाम रॉनी है। इसका एक बॉस है ग्रिफिन, जो एक ईगोस्टिक और एक कमीना आदमी है, जैसा कि ऑलमोस्ट हर बॉस होता है। अब ग्रिफिन रॉनी को बोल रहा है, इस स्टोरेज फैसिलिटी में कुछ सामान रखा है, जैसे कि टीवी, फ्रिज और भी बहुत कुछ, जिसे सालों से कोई पूछने भी नहीं आया। मैं रात को आऊंगा और उस सामान को निकाल लूंगा, बस तुझे मुंह बंद रखना है, और जब कभी जांच हुई तो बोल देंगे कि चोरी हो गया। पर अपना रोनी असूलों पे चला, आग में पला, इस काले धंधे में गोरा होने से साफ मना कर देता है। तो ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और जाते हुए ग्रिफिन बोलता है कि एक लड़की भी आज रात को ज्वाइन करेगी, उससे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि मैं उसके पास आ रहा हूँ। अब रात हो चुकी है। वो नई लड़की नीचे स्टोरेज रूम में लॉकिंग सिस्टम देख रही है। तभी एक अम्मा स्टोरेज फैसिलिटी में एंट्री करती है और अपना रॉनी उनका वेलकम करता है। अम्मा बताती है कि उन्हें अपने स्टोरेज पर जाना है, आज उनकी शादी की सालगिरह है। तो अपना रॉनी अम्मा को लिफ्ट तक छोड़ देता है। अम्मा अपने स्टोरेज रूम पर पहुंचती है और एक जूता पलटती है, उसमें एक बंदूक है। अम्मा दरवाजा बंद करती है और अपने पति की फोटो को निहारते हुए बंदूक को अपने दिल पर लगा लेती है। फिर सोचती है कि पहले सो लेती हूँ, सुसाइड तो होता रहेगा। ऊपर रोनी को यानी अपने बंदे को बेल की आवाज आती है। वो देखने जाता है आवाज कहाँ से आ रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो उस लड़की को बुलाता है कि शायद वो पता लगा सके कि वो बेल की आवाज कहाँ से आ रही है। वो लड़की उस आवाज का पता लगाने की कोशिश कर रही है, पर अपना रोनी बोले ही जा रहा है, बोले जा रहा है। लड़की बोलती कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम बकवास किए जा रहे हो, अगर तुम चुप हो जाओ तो शायद मैं कुछ सुन लूं। खैर लड़की अपना नाम नियोमी बताती है। इस दौरान नियोमी को भी बेल की आवाज सुनाई दे जाती है। दोनों को बेल की लोकेशन मिल जाती है, वो एक दीवार के दूसरी तरफ से आ रही है। रोनी बोलता है कि उसका मन तो कर रहा है कि इस लकड़ी की दीवार को फाड़ दूं और उस बेल की आवाज को बंद कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फिर ग्रिफिन मुझे फाड़ देगा। इस दौरान नियोमी को उसके हस्बैंड का फोन आता है। नियोमी फोन तो नहीं उठाती, पर रोनी को बताती कि उसकी एक बच्ची भी है और उसका पति एक नंबर का पनौती है, सिर्फ रोता रहता है। खैर ये सब बेकार की बातें हैं, अभी के लिए ये दीवार है, चलो इसे तोड़ते हैं और बेल का पता लगाते हैं। और अपना रोनी भाई लड़की की बातों में आना शुरू कर देता है। इधर अपने रॉबर्ट चाचा को भी एक फोन आता है। उस फोन में एक महिला बताती है कि वो खुफिया फैसिलिटी जहाँ पे वायरस रखा गया था, वहाँ से इमरजेंसी अलार्म के सिग्नल आ रहे हैं। ये सुन के चाचा की नींद बिना पंखे के उड़ जाती है। चाचा अपना सैटेलाइट फोन निकालते हैं और वापस कॉल उसी महिला को करते हैं और पूछते कि क्या हुआ है, ये अलार्म कब बजा। वो महिला जो आर्मी के कैंप में बैठी है बताती कि रात 3 बजे हमें सिग्नल मिला था कि एक मिलिट्री स्टोरेज जो कि अब पब्लिक को दे दिया गया है, वहाँ की कोल्ड स्टोरेज में प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। चाचा उस आर्मी महिला को बोलते हैं, बेटी सुन, ये कोई मामूली अलार्म नहीं है, अगर हमने जल्दी नहीं की तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मैं वहाँ 17 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मुझे एक कार और कुछ बंदूकें चाहिए, ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसा ही है। लड़की बोलती है कि चाचा ठंड रखो, मैं ये सब नहीं दिला सकती, मुझे ऊपर तक बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। पर चाचा बोलते हैं कि अगर परमिशन लेने में लगी रही ना तो वायरस फैल जाएगा और फिर हम सब कुछ भी कर ले उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे जो चाहिए मुझे दो, कैसे करोगी वो तुम जानो। इधर फैसिलिटी में दोनों रोनी और नियोमी दीवार फाड़ देते हैं। दीवार के पीछे उन्हें एक इलेक्ट्रिकल पैनल दिखता है जिसमें कुछ लाइट ब्लिंक कर रही हैं। जिसे पढ़ने पर नियोमी बताती है कि ये पैनल टेम्परेचर कंट्रोल करता है और अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है हमें नीचे चलकर देखना पड़ेगा, जैसे कि पैनल पर लिखा है। रोनी पहले तो मना करता है, पर नियोमी की प्यार भरी रिक्वेस्ट पे वो पिघल जाता है और नियोमी के साथ चल देता है। इधर बाहर फैसिलिटी के एक कार आके रुकती है जिसमें एक बंदा बैठा है और कार में जूस और गन है, जैसे कि अमेरिका में होता है। पिक डिटेलिंग। वहीं फैसिलिटी में दोनों जगह जासूस अब नीचे जा रहे हैं। उन्हें वहाँ एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसके उस पार एक लंबी अंधेरी सुरंग है। वो दोनों अपनी जिज्ञासा को सर पे बैठाकर उस सुरंग में आगे बढ़ते हैं। वहाँ मिलिट्री का सामान पड़ा है, मास्क पड़े हैं, सूट पड़े हैं, और फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें जमीन में और गहरी सुरंग मिलती है जो लगभग 500 फीट गहरी सुरंग है। रोनी उस सुरंग में पहले नीचे उतरता है। इधर कार में बैठा आदमी जो कि नियोमी का हस्बैंड है, नियोमी को कॉल लगाता है, पर नियोमी की जगह वॉइस रिकॉर्डिंग बोलती है कि अपना मैसेज मुझे दो, मैं आगे बता दूंगी। आदमी बोलता है कि वह घर नहीं जा सकता और एक प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम कार की डिक्की में पड़ी हुई है। इतना बोलते आदमी देखता है कि उसकी कार की डिक्की हिल रही है। आदमी उतर कर देखता है तो डिक्की खुद ही खुल जाती है। आदमी बोलते है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से मारा है, तुम हिल कैसे रही हो। आदमी डिक्की खोलता है तो देखता है कि उसमें एक सफेद बिल्ला बैठा है। आदमी उसे देखकर खुश और हैरान दोनों होता है क्योंकि इसी आदमी ने इस बिल्ले को मार दिया था,
पर ये तो जिंदा है। तभी बिल्ला जोर से आदमी पर हिस करता है। बिल्ले का आधा मुंह गायब है और उस पर वायरस का कब्जा हो चुका है। बिल्ला आदमी से दूर भागकर एक एंटीना पर चढ़ जाता है और तभी उसका शरीर फट जाता है। उसके शरीर के कुछ टुकड़े उस आदमी पर भी गिर जाते हैं, यानी इस आदमी की यह फील्डिंग सेट हो गई है। साथ ही कुछ टुकड़े पास खड़े हिरन पे भी लग जाते हैं। इधर फैसिलिटी में दोनों अब नीचे हैं और एक लंबी सी सुरंग में चले जा रहे हैं। तभी उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिलता है जो कि बंद है। उस पर लिखा है DTRA के लोग ही अंदर जाएं। नियोमी तो मना करती है पर रोनी अब थोड़ा चौड़ा हो जाता है और दरवाजा जो लाके खोल देता है। ये दरवाजा वाकई में काफी हैवी था। खैर दरवाजे के अंदर एक और कमरा है जिसके ऊपर एक मोटा दरवाजा लगा है और दरवाजे के ऊपर एक लाल बत्ती जल रही है। यह वही लाल बत्ती है जिसकी आवाज अभी तक रोनी और नियोमी को सुनाई दे रही थी। रोनी देखता है कि छत पर एक पाइप है जो ठंडा है और वो पाइप उस दरवाजे के दूसरी तरफ जा रहा है। दोनों देखते हैं कि नीचे बहुत सारे चूहे हैं जो आधे गले पड़े हैं और उन पे एक हरी सी काई लगी है और वो चूहे एक दूसरे को खा रहे हैं। इसके बाद नियोमी दरवाजे के पार छोटी सी कांच की खिड़की से देखती है। कमरे में हर तरफ फंगस ही फंगस है और वो फंगस दरवाजे से बाहर भी आ रहा है। दोनों अब डर जाते हैं और फैसला करते कि बहुत हो गई डिस्कवरी चैनल वाली बकलोली, अब निकलते हैं। रोनी दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। इधर बाहर नियोमी का पति अब उल्टी कर रहा है। उस पर भी वायरस का असर हो गया है। वो गाड़ी से बंदूक उठाकर फैसिलिटी में जाने लगता है। तभी वहाँ इन्फेक्टेड हिरण भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं मानो कह रहे हो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुरंग के अंदर नियोमी DTRA के बारे में पता लगाती है। तभी उसे वहाँ इन्फेक्टेड हिरण भी दिखता है। वो हिरण लिफ्ट लेकर ऊपर चला जाता है। नियोमी रोनी बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं जैसे कह रहे हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब हमें एक साल पहले का दिखाते हैं कि कैसे वायरस उस बंद कमरे की दीवारों को पार करते हुए बाहर निकला और 1 घंटे पहले एक कॉकरोच को उस वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया। कॉकरोच पर चूहे हमला करते हैं। कॉकरोच उनसे बचकर पाइप के जरिए फैसिलिटी से बाहर निकलता है और 1 मिनट पहले जब कॉकरोच गटर से बाहर निकल ही रहा होता है, नियोमी के हस्बैंड की कार उसे कुचल देती है और वायरस टायर से होते हुए डिक्की में पहुंच जाता है और डिक्की में पड़ी हुई मरी हुई कैट में घुस जाता है और बिल्ली जिंदा हो जाती है। अंदर फैसिलिटी में इन्फेक्टेड हिरन नियोमी और रोनी के सामने फट जाता है। तभी नियोमी का हस्बैंड वहाँ पहुंच जाता है जो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है। नियोमी का हस्बैंड बोलता है कि अब ये वायरस नियोमी को भी देना होगा और ऐसा कहकर बंदूक निकाल देता है और उन दोनों को शूट कर देता है। नियोमी और रोनी नीचे भागते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ लॉकर रूम है। हस्बैंड भी इनके पीछे पीछे पहुँच जाता है। नियोमी और रोनी उससे छिपते फिर रहे हैं। तभी रोनी एक स्टोरेज लॉकर खोल देता है और दोनों उस लॉकर में घुस जाते हैं पर रोनी दरवाजा पूरा बंद नहीं कर पाता। हस्बैंड भी उसी लॉकर के आसपास घूम रहा है और वो दोनों नीचे छिपकर बस उसके जाने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी नियोमी का हस्बैंड लॉकर पे हमला कर देता है पर रोनी समय रहते लॉकर का दरवाजा बंद कर लेता है जिससे नियोमी के हस्बैंड का हाथ भी घायल हो जाता है। स्टोर के अंदर नियोमी अब DTRA को कॉल करती है। दूसरी तरफ चाचा रॉबर्ट बुआ ट्रेविनी से मिलते हैं। दोनों अब एक इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए चल देते हैं। अब चाचा रॉबर्ट को आर्मी वाली महिला कॉल करती है और बताती है कि स्टोरेज फैसिलिटी से एक कॉल आया है किसी नियोमी नाम की औरत का। अब रॉबर्ट चाचा नियोमी से सीधे बात करते हैं। नियोमी बताती है कि बाहर एक वायरस फैल गया है और एक हिरण और एक आदमी इन्फेक्टेड हो गए हैं और हिरण फट गया है। रॉबर्ट चाचा बोलते हैं कि सुनो नियोमी, कुछ भी करना लेकिन उस हिरण और आदमी या उस फंगस से डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आना। मैं बस वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, तुम जहाँ भी हो छिप कर रहना। इधर नियोमी का हस्बैंड लॉकर के बाहर बैठा है और हल्ला काट रहा है। तभी उन दोनों को बाहर से इंजन की आवाज आने लगती है और रोनी समझ जाता है कि ग्रिफिन सामान चोरी करने आ गया है। हस्बैंड भी आवाज सुन लेता है और उठकर चल देता है। यहाँ ग्रिफिन अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। ग्रिफिन बताता है कि अंदर 70 इंच 4K कर्व स्क्रीन टीवी रखे हैं, हम अंदर जाएंगे और लूट लेंगे। ग्रिफिन अंदर जाता है और देखता है कि हर तरफ मांस के चीथड़े पड़े हैं और उन पर फंगस लगा हुआ है। ग्रिफिन टूटी हुई दीवार भी देखता है और रोनी को कोसने लगता है। इसके बाद ग्रिफिन बाकी लोगों के साथ नीचे आता है और लॉकर खोलता है जिसमें टीवी रखे हैं। इधर बुआ और चाचा एक घर में छुप कर घुसते हैं। बुआ घर के गैराज का दरवाजा खोलती है और अंदर एक ट्रंक देखती है। ट्रंक के अंदर एक बैग है। रॉबर्ट चाचा उस बैग को निकाल लेते हैं और अपनी कमर पर टांग लेते हैं। जब दोनों घर से निकल रहे होते हैं तभी घर का ओनर बंदूक लेकर आ जाता है और वो देखता है कि दोनों चोर में से एक चोर उसकी खुद की माँ है। टिवनी अपने बेटे को सॉरी और मैरी क्रिसमस बोल के निकल जाती है। घर के बाहर आकर बुआ रॉबर्ट को कार की गाड़ी देती है और कहती है ये बैग लेकर स्टोर फैसिलिटी में पहुंचो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। इधर रोनी डिसाइड करता है कि वो बाहर निकलकर ग्रिफिन और बाकी लोगों को बचाएगा। नोनी मना करती है कि उस जैसे कमीनों के लिए अपनी खुद की जान खतरे में डालना सही नहीं है, पर रोनी जिद करता है और जिद के बाद नियोमी भी बात मान जाती है। इधर ग्रिफिन और बाकी लोग टीवी को ट्रक में लोड कर रहे हैं। तभी नियोमी का हस्बैंड वहां पहुंच जाता है और उन सब पर उल्टी कर देता है और उन लोगों को लॉकर में ही बंद कर देता है। अब वो नियोमी और रोनी के पीछे पड़ जाता है
कि तभी वो अम्मा जो सुसाइड करने आई थी पर सुसाइड से पहले ही सो गई थी, वही नियोमी के हस्बैंड को गोली मार देती है और मिस्टर हस्बैंड वहीं फट जाता है। इधर ग्रिफिन भी गोली की आवाज सुनकर बंदूक बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट चाचा आर्मी महिला से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें एक सैटेलाइट स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर भी चाहिए और जो भी लोग इन्फेक्टेड होंगे उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, तो तुम मुझे बताना कि वहाँ कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कोई फैसिलिटी से बाहर निकल रहा है या नहीं। इधर फैसिलिटी में ग्रिफिन को रोनी मिलता है। रोनी बताता है कि एक वायरस फैल गया है और किसी भी चिपचिपी फंगस से दूर ही रहना, पर ग्रिफिन तो उस पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। तभी ग्रिफिन लॉकर के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनता है। ग्रिफिन पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रोनी बताता है कि वो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। और ग्रिफिन रोनी को ही बोलता है कि अब ये दरवाजा तुम ही खोलोगे। रोनी जैसे दरवाजा खोलने वाला होता है, नियोमी आती है और ग्रिफिन पे फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है। मौका पाकर रोनी और नियोमी वहाँ से भाग जाते हैं। उधर ग्रिफिन का साथ वाला आदमी ग्रिफिन की बंदूक पकड़ लेता है, पर ग्रिफिन उस चश्मित आदमी को मिस्टर हस्बैंड के चीथड़ों पे धक्का मार के गिरा देता है। नियोमी और रोनी फैसिलिटी के पिछले दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। बाहर उन दोनों को रॉबर्ट चाचा मिलते हैं। रॉबर्ट उन दोनों को एक सूट दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सूट केमिकल एंड वायरस रेजिस्टेंस है। साथ ही वो उन दोनों को वो बैग भी दिखाते हैं जिसे वो अपनी कमर पर लाद कर लाए थे। वो बैग एक बॉम्ब था। रॉबर्ट चाचा बॉम्ब को एक्टिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इस सूट को पहनो, बॉम्ब को उठाओ और उस रूम में जाकर रख दो जहाँ से ये वायरस फैला है। वहाँ से भागने के लिए तुम्हारे पास लगभग 9 मिनट होंगे। जब ये बॉम्ब फटेगा तब ये सारी स्टोरेज फैसिलिटी भी धमाके के साथ राख हो जाएगी और साथ ही वो वायरस भी मर जाएगा। रोनी पूछता है और आप क्या करोगे रॉबर्ट चाचा। इस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं यहीं रहकर उन लोगों को मारूंगा तो इस फैसिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अंदर ग्रिफिन लॉकर का दरवाजा खोल देता है। लॉकर के अंदर से इन्फेक्टेड साथी बाहर निकलते हैं। ग्रिफिन देखता है कि उसकी एक साथी अभी भी लॉकर में ही है। ग्रिफिन उसे बाहर बुलाता है कि तभी उसका सर पॉपकॉर्न की तरह फट जाता है। रोनी एंड नियोमी सूट पहनकर बॉम्ब रखने अंदर फैसिलिटी में जाते हैं। इधर बाहर आर्मी वाली महिला रॉबर्ट चाचा को बताती है कि एक इन्फेक्टेड आदमी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। चाचा जल्दी से मुड़कर उस पर शूट कर देते हैं। यह आदमी वही चश्मिश है जो ग्रिफिन के साथ था। अब झटके से मुड़ने की वजह से रॉबर्ट चाचा की कमर का पुराना दर्द वापस लौट आता है और चाचा जमीन पर लेट जाते हैं। अब वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। इधर नियोमी एंड रोनी फैसिलिटी के अंदरूनी इलाके में पहुंच चुके हैं। उधर उस चश्मिश का शरीर भी फट जाता है। अब रॉबर्ट चाचा सभी गाड़ियों के टायरों पर गोलियां चला देते हैं ताकि कोई भी यहाँ से ना जा सके। नियोमी और रोनी अब उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ से वायरस फैलना शुरू हुआ था। रोनी बॉम्ब को एक्टिवेट करता है पर देखता है कि टाइमर तो पहले से चालू था, यानी रॉबर्ट चाचा ने बॉम्ब को पहले एक्टिवेट कर दिया था ताकि जब बॉम्ब फटे तो सब मारे जाए, रोनी और नियोमी भी, क्योंकि चाचा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। अब दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से भागते हैं। चश्मिश की बॉडी से निकला फंगस अब जमीन पर गिरे हुए चाचा की तरफ बढ़ रहा है। ग्रिफिन भी इन्फेक्टेड आदमी को लेकर बाहर आता है पर चाचा उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार देते हैं, पर ग्रिफिन गोली से बच जाता है और एक टेबल के पीछे छिप जाता है। अब ग्रिफिन बंदूक उठाकर चाचा की तरफ बढ़ता है कि तभी इन्फेक्टेड आदमी वापस खड़ा हो जाता है और ग्रिफिन को बोलता है मेरा सर अब हल्का हल्का सा लग रहा है। ग्रिफिन डरते हुए उसे गोली मार देता है। अब ग्रिफिन दुआ से चाचा की तरफ बढ़ता है और चाचा पर बंदूक तान देता है। तभी बुआ वहां आ जाती है और ग्रिफिन को भी गोली मार देती है। इधर नियोमी और रोनी फैसिलिटी के दरवाजे पे पहुंचने वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक और इन्फेक्टेड लड़की मिलती है। नियोमी उसे गोली मार देती है और अब दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर दोनों को रॉबर्ट चाचा और बुआ मिलती है। रोनी बोलता है कि तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा, तुमने बॉम्ब को पहले एक्टिवेट कर दिया था। इस पर चाचा बोलते हैं कि मुझे यकीन था मेरे बच्चों कि तुम दोनों लौट आओगे, इसलिए मैंने चालू कर दिया था और देखो तुम आ गए। अब वो सभी कार में बैठकर फैसिलिटी से दूर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि बॉम्ब का टाइमर अब खत्म हो चुका है और तभी बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब की आग पूरी फैसिलिटी में फैल जाती है और पूरी फैसिलिटी एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फैसिलिटी के आसपास की सारी जमीन भी धमाके के साथ फट जाती है और धंसने लग जाती है। पूरी फैसिलिटी एक बार में ही तबाह हो जाती है और वो चारों कार में बैठ के सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अब चाचा रॉबर्ट हॉस्पिटल में हैं और उनके नाम की तारीफ और चर्चा पूरे देश में हो रखी है, क्योंकि रिटायर होने के बावजूद भी उन्होंने अकेले ही वायरस को फैलने से रोका और खत्म भी किया। अब आर्मी वाली महिला चाचा रॉबर्ट से मिलने पहुंचती है और बताती है कि उसे पहली बार लगा कि उसने आर्मी ज्वाइन करके सही किया, क्योंकि उसने आर्मी के लिए पहली बार कुछ किया, उसने देश के लिए पहली बार कुछ किया। दूसरी तरफ रोनी और नियोमी की बच्ची के साथ खेल रहे हैं। रोनी बताता है कि उसका असली नाम ट्रेविस है और इसके साथ ही हम ट्रेविस और नियोमी के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख पाते हैं और फिल्म एक इन्फेक्टेड हिरन के साथ खत्म हो जाती है।